नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग 12वीं क्लास के जो प्रीवियस पेपर की अपन जो सीरीज लेकर चल रहे हैं, प्रीवियस पेपर की अपन सेकंड पार्ट को अपन आज स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस अपने बाकी हैं 2022 के, वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। दोस्तों, हमारे ही कोचिंग की नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत हम कर चुके हैं, जो आपको BSTC, PTET, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की और RS की और आपके जितने भी कांस्टेबल, जितनी भी आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम की और अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत भी इसके अंदर तैयारी करवाई जा रही है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चेतना अकेडमी प्रतापगढ़ के नाम से आपके यूट्यूब पर चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें। जो भी विद्यार्थी आगे 12वीं के बाद में तैयारी करना चाहें, उस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। विद्यार्थियों, अपन आज बात करते हैं जो आपके बोर्ड क्लास के लिए इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक बन रहे हैं, उन टॉपिक की अपन 2-4 क्लासें और लेंगे। इसमें अपन प्रीवियस ईयर के प्रश्न को सोल्व करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करके आपको आपकी जितनी भी तैयारी, इस तैयारी को अपन बेहतरीन कर देंगे। दोस्तों, मजा आ जाएगा इस क्लास के अंदर। अपन जितने क्वेश्चन अभी सोल्व कर चुके थे, वो सारे ही क्वेश्चन आपको मैं एससीसी संकुल दक्षता हो चुकी थी, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो चुकी थी, वॉन टार्केल, मैक्स, सेफ, पोडिशन, वॉन लेंथ हो चुकी थी, बॉइलिंग ये भी ऑर्डर हो चुका था, फिलिंग द ब्लैंक हो चुके थे, कॉम्प्लेक्स रेसिंग हो चुका था, तो ब्रांच भी हो चुका था, आईपीएस, आइसोमेरिक। दोस्तों, आज अपन जो है हमारे पास में अभी जो टॉपिक आया हुआ है, टॉपिक कौन सा अपने पास में नया टॉपिक आपके पास में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और क्वेश्चन का बना है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों, एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है अपन समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। एन टाइप सेमीकंडक्टर को अपन किस प्रकार समझ सकते हैं। देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो क्वेश्चन है आपके फर्स्ट फर्स्ट जो चैप्टर उसमें से आया हुआ है। देखो, सेमीकंडक्टर दो टाइप के पढ़ने हैं अपने को, एन टाइप के और पी टाइप के सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कितने टाइप के पढ़ने हैं अपने को? दो टाइप के पढ़ने हैं, एन टाइप का सेमीकंडक्टर और पी टाइप का सेमीकंडक्टर को अपने को पढ़ना है। देखो दोस्तों, एन टाइप के सेमीकंडक्टर और पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर आपको किस प्रकार से इसके उत्तर को समझना है। देखो भाई, एन टाइप की सेमीकंडक्टर और पी टाइप के सेमीकंडक्टर किस टाइप से बनते हैं, आपको इसमें इतना ही याद रखना है। एन टाइप के सेमीकंडक्टर और पी टाइप के सेमीकंडक्टर किस प्रकार से बनते हैं कि आपको किसकी अशुद्धि किसमें मिलानी है, यह आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या? इतना क्लियर होने के बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में है वो कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कौन सा होगा? अच्छा, एन टाइप और पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं, वो एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं मेरे अकॉर्डिंग। कि वर्ग संख्या 14 जो है, वर्ग संख्या 15 में अशुद्धि मिलाने पर जो आपके पास में प्राप्त अर्चालक जो होंगे वो इन प्रकार के होंगे। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक आपको? ठीक है, तो आपके पास में 14 वर्ग जो है, इसमें अगर 15 की अशुद्धि मिला देंगे तो एन प्रकार के, और 13 की अशुद्धि मिला देंगे तो कौन से हो जाएंगे आपके? पी प्रकार के अर्चालक होंगे। ये आपको कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। अच्छा, आपको अगला जो क्वेश्चन आपके सामने कौन सा आ रहा है यहाँ पर? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। देखो भाई, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के अंदर क्या अंतर है? अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के अंदर क्या अंतर है, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। अनुचुंबकीय व प्रतिचुंबकीय। दोस्तों, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय मतलब क्या होता है कि आपके पास में कोई एरिया है, इस एरिया में आप कोई तत्व या कोई भी आप जो है धातु को रखते हो। यदि वह धातु जो है आपके पास में, यदि उस धातु को रखने पर, ये चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु को रखने पर यदि वह चुंबक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाए तो उसको अपन अनुचुंबकीय तत्व के अनुचुंबकीय धातु कहेंगे। और यदि आपके पास में प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएंगे, यदि किसी पदार्थ का आप क्या करो, चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बावजूद भी अगर वो क्या करे, चुंबक की भांति व्यवहार प्रदर्शित ना करें, तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ जितने भी होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ जितने भी होते हैं, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उसके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपके पास में, वो कौन सा आता है आपके पास में? आपका मोलरिटी से न्यूमेरिकल था। और न्यूमेरिकल क्या था दोस्तों, बताता हूँ आपको मैं। थोड़ा सा रुकना, ये थोड़ा सा मोबाइल मेरा खतरनाक वाला है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। चलो, अच्छा, मोलरता से क्या प्रश्न था आपके पास में? मोलरता से आपके पास में न्यूमेरिकल था। तो न्यूमेरिकल क्या था दोस्तों, ध्यान समझना। न्यूमेरिकल था कि 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर बनाए गए 250 ml विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। देखो, 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर, 5 ग्राम NaOH जो है, 5 ग्राम NaOH को अपने को जल में घोलना है।
और कितना विलेन बनाना है, 250 ml विलेन बनाना है। कितना विलेन बनाना है आपको, 250 ml विलेन बनाना है। ये आपके पास में WA हो गया, क्लियर। क्या मोलरता का फॉर्मूला क्या है, मोलरता फॉर्मूला है सर WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू VML। अच्छा, M बराबर क्या हो जाएगा, WA कितना है 50 इंटू 5, सॉरी 5 ग्राम है, इंटू 1000 अपॉन MA की वैल्यू कितनी, NOH का निकाल लो आप, लगभग आपके पास में कितना आएगा ये, Na का कितना होता है, Na का कितना होता है आपके पास में, Na का बताइए आप, Na का कितना होता है, Na 23 OH 16 17 40 हो जाएगा, ये 40 और इंटू VML कितना आपके पास में 250, कितना है दोस्तों 250 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 10 बार और ये 5 से 2 बार, मतलब आपके पास में मोलरता जो आ गई वो अपने पास में कितनी आ गई 1/2, मतलब 0.5, कितनी आ गई 1/2 या 0.5। क्लियर हुआ क्या, सिंपल सिंपल से प्रश्न आते हैं मोलरता से। सिंपल सा प्रश्न पूछा था कि 5 ग्राम NOH जो है, 5 ग्राम NOH जो है वो 250 ml, कितने ml 250 ml विलियन में घुला हुआ है, तो बताइए इसकी मोलरता कितनी होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है W इंटू 1000 अपॉन MA इंटू VML, विलय का भार इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और MA मतलब जो आपके पास में यहाँ पर जो विलय है, विलय का अनुभार लिखना है, और VML विलियन का आयतन आपको क्या करना है यहाँ से लिखना है, और आपको सोल्व करके इसको आपको करना है आंसर लिखना है। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक आपको। नेक्स्ट जो आपसे प्रश्न पूछा होता है ये भी आपके न्यूमेरिकल सेक्शन है, ये भी आपका न्यूमेरिकल ही है। क्या न्यूमेरिकल आया था ऑस्मोटिक प्रेशर से, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है दोस्तों, और मजेदार न्यूमेरिकल एग्जाम ने दिया था। और मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे जाने चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो न्यूमेरिकल आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। न्यूमेरिकल सुनना दोस्तों, एक प्रोटीन के 300 ml जेली विलियन में 1.25 ग्राम प्रोटीन उपस्थित है। एक प्रोटीन है उसके 300 ml जेली विलियन में 1.25 प्रोटीन उपस्थित है। 300 केल्विन पर इस विलियन को परासरण दाब दे रखा है 2.50 × 10⁻³ बार पाया गया। तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। देखो भाई आपको उसमें क्या क्या दे रखा है, देखो पहला जो दे रखा है आपको दे रखा है प्रोटीन के 300 ml विलियन में, क्या दे रखा है प्रोटीन के 300 ml विलियन में, मतलब V दे रखा है आपको ml के अंदर कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 300 ml, कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 300 ml। दूसरा आपको दे रखा है विलियन में 1.25 प्रोटीन उपस्थित है, 1.25 क्या है प्रोटीन उपस्थित है, मतलब आपको WA दे रखा है यहाँ पर कितना 1.25 ग्राम। नेक्स्ट देगा 300 केल्विन पर इसका विलयन का परासरण दाब कितनी दे रखा है आपको, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, परासरण दाब कितनी वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है 2.50 इंटू 10⁻³ बार, कितना दे रखा है 3 बार पाया गया। तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, प्रोटीन कौन सा द्रव्यमान निकालना है आपको, मोलर द्रव्यमान निकालना है। अब देखो यहाँ पर आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, मतलब मोलर द्रव्यमान मतलब MA निकालना है, प्रोटीन आपके पास विलय है तो विलय मतलब MA आपको निकालना है। देखो हम जानते हैं पाई बराबर क्या होता है दोस्तों CRT, क्या होता है CRT। हम ये भी जानते हैं कि पाई बराबर C बराबर N/V होता है, तो N/V/RT, ठीक है। अच्छा N का मतलब क्या होता है मोल, क्या होता है दोस्तों मोल। मोल का मतलब क्या होता है भार बटा अनुभार, भार बटा अनुभार, ठीक है भाई। तो भार है मतलब W, अनुभार है मतलब M। अच्छा भार W है और विलय का भार निकालना WA हो जाएगा, सिंपल सी बात है WA हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है यहाँ पर WA आपको दे रखा है, चाहे अनुभार MA आपको यहाँ पर क्या करना है निकालना है, MA आपको क्या करना है यहाँ पर निकालना है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पर, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर आपके पास में, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं WA। अच्छा तो यहाँ पर लिख सकता हूँ ना मैं पाई बराबर N की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं WA अपॉन MA इंटू V इंटू RT। तो यहाँ से अपने को MA निकालना है, तो MA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, MA बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, MA बराबर WA इंटू RT अपॉन पाई इंटू V। ये फॉर्मूला आपको इसके अंदर लगाना था। WA की वैल्यू आपको दे रखी है 1.25 ग्राम, R की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो इसकी वैल्यू दे रखी है। इस टेम्परेचर की वैल्यू आपको दे रखी है 300 केल्विन, टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है। पाई की वैल्यू भी आपको दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻³ और V की वैल्यू दे रखी है आपको दोस्तों कितनी 300 ml। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। केवल और केवल आपको बस ये फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए कि फॉर्मूला किस प्रकार से आप यहाँ पर सेट कर सकते हो।
परासरण दाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा बना हुआ है। परासरण दाब से और क्या प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखना प्रोटीन जैसे बड़े अणु जो होते हैं उनके आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए आप परासरण दाब के अणुसंघ के गुणधर्मों को क्या करते हो, प्रयोग में लेते हो। इस बात को, इस लाइन को आप अच्छे से कंप्लीट कर ले दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपके प्रश्न वापस रिपीट हो सकता है। क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट प्रश्न आया आपका लेंथोनेट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आपके लेंथोनेट आकुंचन। लेंथोनेट आकुंचन का मतलब क्या होता है कि जो लेंथोनेट सीरीज जो होती है उसमें आप जब पांचदाएं जाते हो तो वहां पर आपके इसके आकार में कमी होती है, और आकार में कमी होने पर, आकार में क्या होती है यहाँ पर, कमी होती है। आकार में कमी होने के कारण होता है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जो है जेट इफेक्ट का मान बढ़ जाता है, और जेट इफेक्ट का मान बढ़ने पर आकार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं अपन, लेंथोनोइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लेंथोनोइड आकुंचन कहते हैं। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न आपके मैग्नेटिक मूवमेंट से पूछा हुआ था, और मैग्नेटिक मूवमेंट से क्या प्रश्न पूछा हुआ था, देखो M2+, क्या प्रश्न था मैग्नेटिक मूवमेंट से, M2+, और यहाँ पर आपके पास में Z की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 25। जेड की वैल्यू कितनी दे रखी दोस्तों, 25। परमाणु क्रमांक आपको कितना दे रखा है, एटॉमिक नंबर आपको 25 दे रखा है, और एटॉमिक नंबर 25 देने के बाद M2+ में जो आपके पास में मेटल बन रहा है वो किस किस आयन में है, M2+ में है। तो इसको क्या निकालना है आपको, यहाँ पर आपको निकालना है इसका, आपको यहाँ पर निकालना है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू एन रूट एन प्लस टू। अच्छा, यहाँ एन क्या है यहाँ पर दोस्तों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या है यहाँ पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इजी है ये भी, M2+ में है, 25 परमाणु क्रमांक है, तो मान लो आप M2 में है तो का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या हो जाएगा, फटाफट फटाफट आप इसको क्वेश्चन को होल्ड करके इसको आप सोल्व करें। क्या इसका उत्तर हो सकता है, क्या इसका उत्तर हो सकता है, आप अच्छे से इसको करें। यहाँ पर आप ध्यान रखें 25 परमाणु क्रमांक वाले के अंदर आपको क्या निकालना है, तो परमाणु क्रमांक 25 है, M2+ में है, और Z 25 है, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। और 23 वाले परमाणु क्रमांक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ जाएगी, 5। बताएं मेरे को कैसे निकाला, या आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं इसको सोल्व करके किस प्रकार से निकला है ये n=5। अगर ये नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर आप देख लो आपकी एग्जाम बहुत ही जल्दी है, क्लियर करके बताएं इसको। बस इस 5 की वैल्यू यहाँ रखनी है। ये क्या करा, अच्छा बताइए फटाफट आप इसके अंदर, फटाफट बताइए आप इसके अंदर n=5 है, और म्यू की वैल्यू निकालनी, म्यू बराबर रूट एन एन प्लस टू है, हाँ रूट एन एन प्लस टू है, तो रूट 5 5 + 2 म्यू इक्वल टू, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 5 × 7, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 35। इसमें आपके पास में कितना आ जाना चाहिए इसका, म्यू इक्वल टू लगभग 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, तो लगभग 5.8 या 9 के आसपास आपके इसका आंसर आ जाएगा। और पीछे बोर मैग्नेट्रॉन इसका क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट से आपके इजी प्रश्न आते हैं। इसका आप बता दीजिए मुझे कि यहाँ पर आपने n=5 कैसे मैंने लिया, ये बता दीजिए। सिंपल सी बात है, इसका जो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना है, और सिंपल इसको सोल्व करना है। ठीक है भाई, जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे, सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में बनता है, प्रश्न ये बना था, तो प्रश्न क्या था, देखो प्रश्न की लैंग्वेज ये थी कि प्रोपेनेल और प्रोपेनॉल में विभेद करने के लिए टोलेन परीक्षण का क्या काम है। तो टोलेन टेस्ट जो होता है, वो टोलेन टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है, सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड के लिए होता है। और छोटा सा इसमें कंसेप्ट है, एल्डिहाइड का जो संलग्न होता है वो एल होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा है। टोलेन के अलावा आपसे यही प्रश्न आपको फेलिंग सॉल्यूशन के लिए भी ले सकते हैं। फेलिंग जो टेस्ट होता है वो फेलिंग टेस्ट भी किसके लिए होता है, आपके एल्डिहाइड के लिए ही होता है। ठीक है, तो फेलिंग और टोलेन टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड समूह के परीक्षण के लिए अपन करते हैं। इजी क्वेश्चन है और आना ही चाहिए आपको। क्लियर हुआ, ये आपको याद रखना है। चलो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका एक्टिव पार्ट कौन सा होता है। ठीक है भाई, इसका एक्टिव पार्ट कौन सा होता है, ठीक है। और जो इसकी रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन लाल कलर का लाल बुरा अवक्षेप प्राप्त होता है। कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है, लाल बुरा अवक्षेप प्राप्त होता है।
लाल भूरे अवक्षेप का कारण क्या है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। लाल भूरे अवक्षेप का कारण क्या है, ये भी आप लोग को क्या बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। ये भाई ये भी आप लोगों को क्या बताएं, में बताएं, कमेंट बॉक्स में बता दें। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक आपको? नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर जो प्रश्न बना हुआ है आपके, और क्या प्रश्न बने हुए हैं, ये हो गया 10वां प्रश्न हो गया कंप्लीट। अच्छा, 11 प्रश्न क्या बना हुआ था आपका यहाँ पर, जो प्राथमिक एमिनो के लिए आपको क्या निकालना है, प्राथमिक एमिनो के लिए आपको जो है वो आपको आइसोसाइनेट परीक्षण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन यहाँ पर, रिएक्शन कंप्लीट करें। तो रिएक्शन कंप्लीट करने का फॉर्म, रिएक्शन कंप्लीट प्रश्न ही नहीं है। रिएक्शन का अभी क्वेश्चन थोड़ी देर बाद करते हैं, ये मिल रहा है पेपर में। आइसोसाइनेट टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, अच्छा आइसोसाइनाइड परीक्षण आपको लिखना था, आइसोसाइनाइड परीक्षण आपको लिखना था। तो आइसोसाइनाइड परीक्षण के अंदर तो क्या है आपके पास में, आइसोसाइनाइड टेस्ट लेना था आपको। इसका प्रश्न वास्तव में था कि प्राथमिक एमिनो के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण को समझाइए। तो प्राथमिक एमिनो के लिए आपको आइसोसाइनाइड परीक्षण किस प्रकार से करना है, आपके पास में 1 डिग्री एमिन होगा, इस 1 डिग्री एमिन की जो रिएक्शन होती है वो आप क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, और आपके साथ में 3 KOH होते हैं, और यहाँ पर आपके पास में क्या बन जाता है, यहाँ आपके पास में आइसोसाइनाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाता है। साथ में आपके 3 KCl के मॉलिक्यूल बनते हैं, और साथ में आपके 3 जल के अणु भी यहाँ पर बनते हैं। सिंपल सा आइसोसाइनाइड परीक्षण था, इंपॉर्टेंट है ये, काफी रिपीट हो सकता है कि 1 डिग्री एमीन के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण को आप लिखिए। तो 1 डिग्री एमीन के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण के अंदर 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और केओएच, मतलब आपके पास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, साथ में 3 KCl के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, और साथ में 3 जल के अणु यहाँ पर बनते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम में वापस आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपसे जो प्रश्न पूछा हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में वापिस रिपीट हो सकते हैं दोस्तों। वापिस आपके यहाँ पर ये प्रश्न जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं। कि क्या प्रश्न पूछा इसने, ट्राई मेथिलेमिन की पिरामिड, पिरामिडिकल शेप ट्राई मेथिलेमिन। तो ट्राई मेथिलेमिन की आपको क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, ट्राई मेथिलेमिन की पिरामिडल आकृति बताइए, ट्राइमेथिलेमिन की पिरियड आकृति। तो ट्राइमेथिलेथिन है और ट्राइमेथिलेमिन है, तो ट्राइमेथिलेमिन की किस प्रकार से बनेगा, सिंपल सा आपको बना रखा है यहाँ पर एनसीईआरटी वाले ने, इस प्रकार से बना रखा होगा आपके। प्रकार से शेप बना रखी है, और S3 प्रकार से आपको शो करवाने हैं यहाँ पर। ये आपके ट्राइमेथिल एमिन जो है, तो ऊपर वाला ट्राइमेथिल 3 ही मेथिल होने चाहिए, ऊपर वाले के पास में कोई मेथिल वेथिल नहीं होता है, मेथिल यहाँ होगा आपके पास में, और अच्छे से है दोनों पेड़ बच जाएगा इसका। ओके, ये ट्राइमेथिलेमिन की पिरामिडिकल शेप होती है। क्लियर हुआ? ठीक है भाई, ये आपको थोड़ा सा याद में रखना है। क्लियर? अच्छा, ट्राइमेथिलेमिन की पिरामिडिकल शेप इस टाइप से होती है, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य आपके 108 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है दोस्तों? 108 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। पिछले साल जो है वो आपसे बहुत ज्यादा कक्षकों की आकृति को लेकर, बहुत सारा आपको शेप को लेकर आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो एनसीईआरटी के अंदर आपके जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो शेप हैं, आकृति जितनी भी दे रखी है, वो सारे आप कंप्लीट कर लें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे जो प्रश्न पूछा होता डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण। क्या प्रश्न पूछा होता आपसे, प्रोटीन का विकृतीकरण। तो प्रोटीन का विकृतीकरण को आपको समझाना है। प्रोटीन का विकृतीकरण मार साहब क्या होता है, क्या होता है प्रोटीन का विकृतीकरण। तो देखो भाई, प्रोटीन का जो विकृतीकरण है, इस प्रोटीन को विकृतीकरण को आप समझे। ठीक है भाई, तो प्रोटीन के विकृतीकरण के अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है, जैसे आप अंडे का एल्बुमिन मान लो, अंडे का जो अंडे को ही मान लो, अंडे के अंदर एल्बुमिन जो प्रोटीन का भाग होता है,
किसी भी आप प्रोटीन को उबालोगे या प्रोटीन को आप भौतिक व रासायनिक विद्युत द्वारा क्या करते हो, गर्म करते हो, तो आपके यहाँ पर क्या होता है कि जो 14 के अंदर जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वो टूट जाते हैं। इससे क्या होता है कि इसकी जो संरचनाएं होती है वो विकृत हो जाती है। संरचना क्या हो जाती है दोस्तों, विकृत हो जाती है। अब देखो प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ से, इसकी संरचना क्या हो जाती है यहाँ पर, नष्ट हो जाती है। अब संरचना जो होती है इसकी किस प्रकार से नष्ट होती है, देखो इसकी संरचनाएं क्या होती है, नष्ट हो जाती है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है कि संरचना नष्ट हो जाती है, हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। देखना इसकी जो प्राथमिक संरचना होती है, कि प्राथमिक संरचना जो होती है इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्राथमिक संरचना के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि द्वितीय संरचना एवं तृतीय संरचना क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, जिसे अपन प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। तो आप ध्यान समझ ले इसको कि भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रम है उसके द्वारा क्या करते हैं अपन, इसके मध्य इनमें क्या होते हैं कि जो द्वितीय एवं तृतीय संरचना जो होती है वो क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बंध टूटने के कारण विकृत हो जाती है, जबकि इसकी प्राथमिक संरचना में कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती है। इसी को हम प्रोटीन का क्या कहते हैं, विकृतीकरण कहते हैं। सिंपल सा प्रश्न था। डीएनए सिंपल सा है, डबल हेलिक्स संरचना होती है डीएनए की, है ना। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना बहुत गलत बना दी मैंने थोड़ी सी, आप इसको सही कर लेते हैं अपन। प्रकार से डीएनए आपको मिलता है, ठीक है। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना होती है कि ये ए 5 डेज से 3 डेज और ये डेज से 5 डेज मिल जाएगा आपको। यहाँ पर बॉन्ड होते हैं इस प्रकार से, ए और टी के मध्य आपके ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो जी के मध्य आपके डबल बॉन्ड होता है। फिर हुआ आपको थोड़ा सा ये बता देना है कि भाई इतना आपको बता देना है, इसके अंदर डबल हेलिक्स संरचना होती है, ए और टी के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सी और जी के मध्य डबल बॉन्ड होते हैं। ए मतलब एडेनिन, टी मतलब थाइमिन, सी मतलब साइटोसिन, जी मतलब ग्वानिन। बस आपको इतना थोड़ा सा बताना है इसके बारे में, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न बन सकता है, चित्रित कीजिए, ये प्रश्न ही था अपने पास में। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके पास में आ रहा है, वो आपके पास में प्रश्न जो आया हुआ है आपके, वो आया हुआ होल हेराल्ड प्रोसेस। होल हेराल्ड प्रोसेस जो है वो इजी है, कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है। 5th चैप्टर में 6th चैप्टर में जितनी प्रोसेस है सारी कंप्लीट कर ले आप। होल हेराल्ड प्रोसेस आपको पढ़ना है कि भाई देखो भाई इसके अंदर क्या होता है, आपको मैं डायग्राम समझा देता हूँ उसको। अच्छा डायग्राम जो है आपके पास में एक 2 मिनट में आपको इसको प्रश्न को आपके पास में यहाँ पर डायग्राम है प्रकार से कि भाई ये स्टील का पात्र होता है। स्टील का पात्र जो होता है वो आपके कैथोड की तरह कार्य करता है, तरह कार्य करता है आपके कैथोड की तरह कार्य करता है, ठीक है। एक कार्बन टाइप का बना हुआ होता है, ये आपके यहाँ पर एनोड का काम करता है। किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। और यहाँ पे आपके जो है वो गलित गलित एल्यूमिना डाला जाता है। गलित क्या डाला जाता है, यहाँ पर एल्यूमिना डाला जाता है। साथ में आपके CF2 और क्रायोलाइट, CF2 और क्या डाला जाता है यहाँ पर, क्रायोलाइट डाला जाता है Na3LF6, ठीक है। ये क्रायोलाइट इसको क्या करता है, इसकी जो आपके जो टेम्परेचर होता है इसको टेम्परेचर को क्या करता है, हल्का सा डाउन कर देता है ना। तो 2-3 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है, इसको 1800 केल्विन के आसपास लेकर जाता है ये। इस प्रकार से होता है। और इसमें जो होल हेराल्ड प्रक्रम होता है इसमें एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। का निष्कर्षण होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। इसको आप थोड़ा सा याद रखें, ठीक है भाई। तो आपको सिंपल सा इसमें याद रखना है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप किस प्रकार से है, ठीक है। अच्छा इसमें आपको याद रखना है कि जो कैथोड जो है, इस विधि के अंदर कैथोड जो है, इस कैथोड पर और एनोड पर जो है वो किस प्रकार से रिएक्शन होगी। देखो भाई कैथोड जो है वो उस पर रिएक्शन किस प्रकार से होगी, Al3+ है वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में चेंज हो जाएगा, एल्यूमिनियम में चेंज हो जाएगा। और आपके पास में एनोड जो है, इस एनोड पर 3F- जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस में चेंज हो जाएंगे, 3F में चेंज हो जाएंगे, ठीक है भाई। इस प्रकार से आपको थोड़ी सी एनोड और कैथोड की रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। और हेराल्ड प्रोसेस इजी है। स्टील पात्र जो होता है कैथोड की तरह कार्य करता है, कार्बन टाइप का ये बना होता है ये एनोड की तरह कार्य करता है। इसके अंदर गलित Al2O3 और Na3F6 क्रायोलाइट मिला जाता है और CF2 इसके अंदर मिला जाता है। इससे क्या करता है, इसका टेम्परेचर जो है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। इतना आपको याद रखना है। कैथोड एनोड की आपको यहाँ पर अभिक्रिया भी पता होनी चाहिए।
सिंपल सा इसके अंदर प्रश्न था। जोन डिफाइनिंग प्रोसेस, जोन डिफाइनिंग प्रोसेस जो है इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। जोन डिफाइनिंग प्रोसेस को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ना आपसे ये प्रश्न जो है इतनी बार आपसे प्रश्न पूछा हुआ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, देखो जोन डिफाइनिंग प्रोसेस अपन इसको हिंदी में कहते हैं मंडल परिष्करण। क्या कहते हैं इसको अपन? मंडल परिष्करण कहते हैं। इसके अंदर जो है ये जो आपको एक लाइन याद रखनी है इसके अंदर की, यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, कि जो अशुद्धियाँ होती हैं, वो अशुद्धियाँ अशुद्धियाँ जो होती हैं वो आपके ठोस की अपेक्षा, अशुद्धियाँ ठोस की अपेक्षा गलित अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है दोस्तों? गलित अवस्था में पाई जाती है। ठोस की अपेक्षा गलित अवस्था में पाई जाती है। तो इजी है, इसका डायग्राम आप थोड़ा सा याद रख लेना। इस प्रकार से यहाँ पर गलित प्रकार का लगा होता है, इसमें यहाँ पर आपकी रोटेट रोटेट वाला चीजें लगी होती हैं, इसको रोटेट करता रहता है और ये आगे बढ़ता जाता है। और जो गलित अशुद्धियाँ जो होती है वो क्या कहाँ लग जाती है? बाहर हमें लग जाती है। ईजी है और आपसे प्रश्न यहाँ से बहुत बार पूछा हुआ भी है और इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है। नेक्स्ट आपको याद रखना है रिएक्शन कंप्लीट का फॉर्मूला है। रिएक्शन को देख लेते हैं एक बार अपन। प्रश्न है एनिलीन को, देखो बनाता जाता हूँ मैं आपको प्रश्न को। एनिलीन जो है ये आपका एनिलीन बना लिया मैंने, और एनिलीन की अभिक्रिया करवानी है आपको यहाँ पर 273 से 278 केल्विन के आसपास। 273 से, हिंदी लैंग्वेज बना हुआ क्वेश्चन, लैंग्वेज के अंदर बना हुआ क्वेश्चन है। पर NaNO2 प्लस HCl, आपको जैसे NaNO2 प्लस HCl दिखा आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कौन सी विधि? डायजोटिकरण मेथड है। अच्छा, डायजोटिकरण मेथड के अंदर क्या बन जाता है? उत्पाद क्या बन रहा है आपके पास में? उत्पाद क्या बन रहा है आपके पास में यहाँ पर? बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। नेक्स्ट आपसे पूछा, कहा इसने कि ए जो बना आपका, ए जो कंपाउंड बना हुआ है, इस ए में क्यूप्रस क्लोराइड मिलाने पर, कौन से क्या मिलाने पर? क्यूप्रस क्लोराइड मिलाने पर, CuCl2 मिलाने पर जो है वह यौगिक बी बनता है। अच्छा, बी क्या बनेगा? क्यूप्रस क्लोराइड मिला देंगे तो सिंपल सा बात है, क्यूप्रस क्लोराइड मिला देंगे, यहाँ पर गाटरमान रिएक्शन जैसा लगता है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास में? यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो विद्यार्थियों, आपसे यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया तो नेम रिएक्शन से ही पूछा जाएगा। यहाँ पर दो नेम रिएक्शन को इन्होंने मिलाकर एक नया अच्छा क्वेश्चन बनाया इन्होंने। ये वाली जो प्रोसेस आपकी डायजोडिफरेंट मेथड लगती है, और दूसरा जो प्रश्न बना हुआ आपके यहाँ पर वो गाटरमान रिएक्शन से बना हुआ है। इजीली आपको याद रखनी है, सारी नेम रिएक्शन आपको कंप्लीट कर लेनी है। आपको वीडियो प्राप्त हो चुका है इसका, आप उसको देख के सारी नेम रिएक्शन कंप्लीट करें। नेक्स्ट जो आपके लगभग लगभग खत्म होने को आ गए हैं, लगभग लगभग आपको मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे कंप्लीट करा चुका हूँ। आप इन सारे कंप्लीट क्वेश्चंस को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। ओ बाप रे बाप।